Good morning, dear students. Myself, P.L. Nareda, Assistant Professor, Government College Canvas, and today I am going to teach parts of speech. Students, parts of speech क्या होता है? Parts भाग स्पीच भाषा को बोलने के जो तरीका होता है, स्पीच बोलने का तरीका। बॉडी पार्ट्स तो आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, जैसे नोज, आईज, ईयर्स, माउथ, उन सब से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से किसी भाषा का जो ढांचा होता है वह भी विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है, जो अलग अलग होते हैं। अगर किसी भाषा की पूरी जानकारी आपको लेनी है, हासिल करनी है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चैप्टर है उसको आप पूरा समझिएगा, पूरा पढ़िएगा, ताकि आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में असफलता की ओर ना जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है, और इससे पहले जो कमियां आपके अंदर थी वो किस तरह से दूर हो गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच जो है किसी भी भाषा का, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उसके क्या भाग होते हैं। आज हम अंग्रेजी भाषा के पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर पढ़ेंगे। वर्ड्स are divided into different kinds of classes called parts of speech according to their use, that according to the work they do in a sentence. यहाँ पर देखिए, words are divided into different kinds और classes, शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है और इनको कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, उनके उपयोग के अनुसार। यहाँ पर यूज़ से क्या मतलब है, क्योंकि एक ही शब्द जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्ट का काम करता है। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में वो जो काम करते हैं उसके अनुसार ही उनका नाम दिया जाता है। An individual word can function as more than one part of speech when used in different circumstances. An individual word can function as more than one part of speech when used in different circumstances. Circumstances का मतलब होता है परिस्थितियां। एक जो शब्द होता है वो फंक्शन उसका अलग अलग हो जाता है जब उसको अलग अलग डिफरेंट परिस्थितियों में हम काम में लेते हैं। एक ही शब्द के अलग अलग रूप हो सकते हैं जब हम उसका अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, अर्थात शब्द जो है उसका परिस्थिति के अनुसार अर्थ अलग हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है, पर्टिकुलर पर्सन, जैसे राम है, और वो राम जो है इसका अलग अलग व्यक्तियों से संबंध है। यहाँ पे ये इसके फादर, यहाँ पे ये इसका सन, और यहाँ पे ये इसके
बहन जो है सिस्टर। अब ये जो राम का संबंध है, व्यक्ति वही है राम, लेकिन इसके फादर के लिए ये एक सन है, इसके सन के लिए ये एक फादर है, और इसकी सिस्टर के लिए ये एक ब्रदर है। तो इसी तरह से जो शब्द है इंग्लिश भाषा के, उनका भी अलग अलग परिस्थितियों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनका अर्थ अलग अलग होता है, उनका नाम भी अलग अलग हो जाता है। कहीं पे एडजेक्टिव हो जाता है, कहीं पे नाउन हो जाता है, कहीं पे प्रोनाउन हो जाता है। Understanding parts of speech is essential for determining the correct definitions of a word when using the dictionary. Understanding of a part of speech, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के लिए ये आवश्यक है, एसेंशियल मतलब आवश्यक है, फॉर डिटरमाइनिंग द करेक्ट डेफिनेशन, कि हम उसको क्या परिभाषा दें, ऑफ ए वर्ड, किसी भी शब्द को, व्हेन यूजिंग द डिक्शनरी, जब हम डिक्शनरी का प्रयोग कर रहे हो। जब हम किसी सेंटेंस में किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो उसको हम वहाँ पे क्या नाम दें, उसको एडजेक्टिव दें, उसको नाउन दें, प्रोनाउन दें, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो इसमें 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। यहाँ पे मैं उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहला है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। दूसरा जो एडजेक्टिव है वो है, दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। हम इनको अभी विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन, सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पे काम आता है वो सर्वनाम कहलाता है। चौथा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। वर्ब के बिना वाक्य पूरा नहीं माना जा सकता। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जब तक कोई क्रिया नहीं होगी सेंटेंस अधूरा माना जाएगा। और उसके बाद है एडवर्ब। ये होता है क्रिया विशेषण। कोई भी क्रिया होती है उसका जो विशेषण होता है वो एडवर्ब कहलाता है, क्रिया विशेषण। और जो छठा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है। और सातवां जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। इसको कहते हैं योजक। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो काम में आते हैं वो कहलाते हैं कंजक्शन। और लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इनको कहा जाता है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह वहाँ पर प्रकट होता है जहाँ विस्मय हो। जैसे किसी सेंटेंस में अगर आश्चर्य प्रकट करना हो तो वो इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे हो माय गॉड, व्हाट, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच का यहाँ अध्ययन करते हैं। नाउन। सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा आता है वो है नाउन। ए नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। एक नाउन किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, चीज़ें और विचार, इनके नाम को संज्ञा कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। नाउन्स आर ऑफन यूज्ड विद एन आर्टिकल। अक्सर नाउन का प्रयोग एक आर्टिकल के साथ होता है, जैसे कि द, ए, एन, बट नॉट ऑलवेज। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन जो होती है ये हम फिर नाउन नाम के चैप्टर में अलग से विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, कॉमन नाउन क्या होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉपर नाउन जो होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। कॉमन नाउन डू नॉट, लेकिन कॉमन नाउन जो होती है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। नाउन्स कैन बी सिंगुलर, प्लूरल,
कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। अब नाउन जो होती है सिंगुलर हो सकती है, एक वचन हो सकती है, बहुवचन हो सकती है, कॉन्क्रीट हो सकती है, या जिसको एब्स्ट्रैक्ट जो कहते हैं वो हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, जिसमें सिर्फ भाव होता है। नाउन शो पोजीशन बाय एडिंग एस, एपोस्ट्रोफी एंड एस। अगर नाउन के पीछे एपोस्ट्रोफी और एस लग जाए तो वो पोजीशन दिखाती है। पोजीशन मतलब स्वामित्व, जैसे राम और उसमें एस एपोस्ट्रोफी लगा करके अगर आप लिखेंगे तो राम से हो जाएगा, राम का, तो वो राम का पोजीशन दिखाती है। नाउन कैन फंक्शन इन डिफरेंट रोल्स विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन का अलग अलग रोल हो सकता है, अलग अलग भूमिका नाउन की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए नाउन कैन बी ए सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। यहाँ पर हमने देखा कि नाउन जो है सब्जेक्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, और कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है, या एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हो सकती है। नाउन एक वाक्य में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ। अकबर वॉज अ किंग। यहाँ पे जो किंग है ये नाउन है। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। कोलकाता इज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। यहाँ पे दो, एक तो शहर का नाम कोलकाता और हुगली नदी का नाम जो है, तो यहाँ पे ये जो दोनों नाम हैं ये नाउन है। द रोज स्मेल्स स्वीट, द सन शाइन्स ब्राइट। यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द है रोज, सन, हिज करेज वॉन हिज ऑनर, करेज, ऑनर, ये अलग अलग नाउन्स है, अलग अलग संज्ञाएं हैं। यहाँ पे एक जो नोट है वो मैं आपको समझा दूँ। द वर्ड थिंग इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच, स्मेल। थिंग्स किसको कहते हैं? कभी कभी आता है ना कि ऑल थिंग्स, तो ऑल थिंग्स से मतलब क्या होता है? चीज़ों से मतलब क्या होता है? चीज़ों में उन चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं, उन चीज़ों को हम इकट्ठ मानते हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो चीज़ें कहलाती है थिंग्स। और समथिंग क्या होता है? समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय सेंसेस। समथिंग वो होता है जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। थिंक का मतलब होता है सोचना, है उनको हम परसीव नहीं कर सकते, मतलब इंद्रियों से, सेंसेस का मतलब होता है इंद्रियों से हम उनको ग्रहण नहीं कर सकते उन चीज़ों को। जैसे कि थिंग्स में हमने सूंघ सकते हैं, लेकिन समथिंग जो चीज़ है उसमें हम उसको सूंघ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उन चीज़ों को कहा जाता है समथिंग। तो आप यहाँ थिंग्स और समथिंग में अंतर समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं, हमारा जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला, जो संज्ञा है उसकी जो विशेषता बताता है, नाउन का मतलब संज्ञा, और उसकी कोई विशेषता बताए तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। It usually answers the question of which one, what kind or how many. अक्सर एडजेक्टिव जो है उसमें इन चीज़ों का उत्तर मिलता है। वो विच वन, कौन सा, जैसे मान लो पूछा जाए विच वन, कौन सा, काला पीला नीला, तो जो काला पीला नीला है वो एडजेक्टिव होता है। व्हाट काइंड, किस प्रकार का, मोटा पतला लंबा, इस तरह का जो रिप्लाई हमें मिलेगा वो एडजेक्टिव होगा। हाउ मेनी, कितने, जैसे हाउ मेनी कितने, 20 30 40, तो ये जो रिप्लाई हमें मिला वो एडजेक्टिव होगा। आर्टिकल्स ए एंड दी आर यूजुअली क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स। आर्टिकल जो होते हैं ए एंड दी, हम इनको भी एडजेक्टिव में क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, हम इनको भी एडजेक्टिव मानते हैं।
यहाँ पे उदाहरण देखिए, प्रटी, सुंदर, ओल्ड, बुढ़ा, ब्लू, नीला, स्मार्ट, ये एडजेक्टिव है। कुछ यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझिए। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, यहाँ बॉय नाउन है और ब्रेव जो है वो बॉय का एडजेक्टिव है। बॉय की विशेषता बता रहा है। कौन सा बॉय? ब्रेव। देर आर 20 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 20 बच्चे हैं। बॉयज़ के आगे जो 20 लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। कितने लड़के? 20, तो ये बच्चों की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। एक और उदाहरण देखिए, द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन सी क्विकली डिसअपियर्ड। ओह माय। गर्ल के आगे जो यंग लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। लेटर के आगे जो लॉन्ग लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। जो उसकी विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तीसरा हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो चीज होती है जिसको हम नाउन की जगह पे काम में लेते हैं। संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो ए नाउन, ये जो प्रोनाउन होती है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। A pronoun is usually substituted for a specific noun which is called its antecedents. एक जो प्रोनाउन होती है वो अक्सर नाउन का सब्स्टिट्यूट होती है। सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह पे काम में ली जाती है। और जो उसकी एंसीडेंट होती है, एंसीडेंट मतलब पूर्वज होती है, उसके आगे काम आने वाला। इन द सेंटेंस अबाउ, द antecedent for the pronoun she is the girl. Pronouns are further defined by type. यहाँ पे हम देखेंगे जो एक सेंटेंस ऊपर आया था, जैसे रीना इज ए गर्ल, सी रीड्स इन 5th क्लास। तो रीना की जगह पे जो सी आया उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे हरी is a good boy. He comes here daily. तो हरी की जगह पे जो ही शब्द आया उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन जो है उसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू स्पेसिफिक पर्सनल और थिंग। पर्सनल जो प्रोनाउन होता है, व्यक्तिगत जो प्रोनाउन होता है, वह स्पेसिफिक चीज़ों को बताता है। पजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट ऑनरशिप, और जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो ऑनरशिप को बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फसाइज अनदर नाउन और प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं वो किसी दूसरे प्रोनाउन पे जोर देने के लिए काम में लिए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस ए सबऑर्डिनेट क्लास, जबकि जो रिलेटिव जो प्रोनाउन हैं वो सबऑर्डिनेट क्लास का काम करते हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो प्रदर्शनात्मक होते हैं, आइडेंटिफाई, पॉइंट टू पॉइंट और रेफर टू नाउन्स, वे पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं बात, और या फिर वो किसी नाउन को रेफर करते हैं। यहाँ पे देखिए सी, वी, दे, इट, ये प्रोनाउंस के उदाहरण है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर करता हूँ। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन नाउन है और जॉन की जगह पे जब हम दोबारा इसको काम में लिया तो ही हमने यहाँ पे ले लिया। बिकॉज ही इज इल, तो जॉन नाउन है और ही जो है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे भाषा को अच्छा बनाने के लिए, भाषा का प्रयोग सुंदर बनाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बार बार जॉन जॉन लिखेंगे, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, तो वो भाषा का रूप उसमें अच्छा नहीं आएगा, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। यहाँ पे बुक्स और देम, बुक्स नाउन है और देम प्रोनाउन है। जो किताबें तुमने छोड़ी थी वो वहीं पड़ी है, तो ये नाउन और ये प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है।
पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा जो चौथा पार्ट है वो है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कोई भी कार्य जो किया जाता है उसको वर्ब कहा जाता है। द वर्ब इन ए सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग। वर्ब जो है किसी सेंटेंस में एक्शन को दिखाती है। देयर इज अ मेन वर्ब एंड समटाइम्स वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया भी हो सकती है और सहायक क्रिया भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे है सी कैन सिंग, वो गाना गा सकती है। सिंग जो है मुख्य क्रिया है और कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है। सिंग इज द मेन वर्ब, कैन इज द हेल्पिंग वर्ब। ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, बोथ आर सिंगुलर और बोथ आर प्लूरल। एक जो वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब जो वर्ब आएगी वैसा ही सब्जेक्ट आना चाहिए। वर्ब्स आल्सो टेक डिफरेंट फॉर्म्स टू एक्सप्रेस टेंस। वर्ब के भी अलग अलग रूप होते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो सेंटेंस के हिसाब से प्रयोग में ली जाती है। यहाँ पे वो देखिए, जंप कूदना, इज राइट बिकम होना, राइट लिखना, ये कुछ क्रियाएं हैं। जंप मुख्य क्रिया है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइट मुख्य क्रिया है, बिकम जो है वो दोनों में काम में ली जाती है। द गर्ल रॉट अ लेटर टू हर कज़न। लड़की ने अपने कज़न को लेटर लिखा। तो रोट जो है यहाँ पे मुख्य क्रिया है। कोलकाता इज ए बिग सिटी, यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। आयरन एंड कूपर आर यूजफुल मेटल, यहाँ पे आर जो है हेल्पिंग वर्ब है। द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन सी क्विकली डिसअपियर्ड। यहाँ पे ब्रॉट और डिसअपियर्ड क्रियाएं हैं जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा जो पांचवा जो पार्ट है स्पीच का वो है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अगर कोई क्रिया हो और उसकी कोई विशेषता हो तो वो कहलाती है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब बट नेवर अ नाउन। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा दी है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब वो शब्द होता है टू एड समथिंग जो कोई नई चीज़ जोड़ देता है, टू द मीनिंग किसी मीनिंग में ऑफ ए वर्ब किसी क्रिया के, किसी क्रिया का जो मीनिंग है उसको अलग बना देता है, एडजेक्टिव को अलग बना देता है या किसी एडवर्ब को अलग बना देता है कुछ नया जोड़ करके, बट नेवर ए नाउन। लेकिन कभी भी ये नाउन को नहीं चेंज करेगा। मतलब एडवर्ब जो है उसका प्रयोग वर्ब के साथ हो सकता है, एडजेक्टिव के साथ हो सकता है, दूसरी एडवर्ब के साथ हो सकता है, लेकिन कभी भी नाउन के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, अंडर व्हाट कंडीशंस और व्हाट डिग्री। एडवर्ब का जो प्रयोग होता है वो अक्सर इन क्वेश्चंस का आंसर होता है, जैसे व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, वाई क्यों, अंडर व्हाट कंडीशन किन परिस्थितियों में और व्हाट डिग्री किस स्थिति में। इनका आंसर हमें एडवर्ब में मिलता है। एडवर्ब ऑफन एंड्स इन एल वाई। एल अक्सर जो है एडवर्ब का एंड एल वाई से होता है। एल वाई कैसे, जैसे जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल। यहाँ पे लास्ट में एल वाई एल वाई एल वाई। इस तरह से अक्सर, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन अक्सर एल वाई से एडवर्ब का एंड होता है। यहाँ पे उदाहरण देखिए, ही वर्क द सम क्विकली। यहाँ पे क्विकली जो है वह एडवर्ब है। ये वर्कड जो है क्रिया और ये उसी का विशेषण है, उसने कार्य जल्दी से कर लिया। क्विकली मतलब जल्दी से, वर्क मतलब कार्य कर लिया और उसका कार्य कैसे किया, क्विकली जल्दी से, तो ये एडवर्ब हो गया। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी और ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो है वेरी ये एडवर्ब है,
वेरी जो है इज से जुड़ा हुआ है। सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। देखो यहाँ प्रोनाउंस वर्ब है और क्वाइट करेक्टली, करेक्टली जो है एडवर्ब है। उसने उच्चारण किया, किसी वर्ड का उच्चारण किया और कैसे किया? करेक्टली, सही तरीके से उसने उच्चारण किया। हमारा जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. यहाँ पे देखिए प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो हम पढ़ रहे हैं, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है यूज विद ए नाउन, जिसको हम एक नाउन के साथ एक प्रोनाउन के साथ काम में लेते हैं, ये बताने के लिए कि व्यक्ति की स्थिति क्या है। स्थिति बताने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, सॉरी प्रीपोजिशन का प्रयोग स्थिति बताने के लिए होता है। द prepositional phrase almost always functions as an adjective or as an adverb. जो prepositional वाला जो वाक्य होता है वो हमेशा adjective का या adverb का काम करता है। The following list indicates the most common preposition. यहाँ पे ये जो शब्द है इसके माध्यम से हम preposition को समझेंगे। The young girl brought me a very long letter from the teacher. एंड देन सी क्विकली डिसअपियर। यहाँ पे फ्रॉम जो है टीचर जो नाउन है उससे पहले उसकी स्थिति को बता रहा है। बाय, विद, अबाउट, अंटिल, ये कुछ प्रीपोजिशंस के उदाहरण हैं। देयर इज ए काउ, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। यहाँ पे काउ की स्थिति बताई है, काउ कहाँ पर है? इन द गार्डन, तो ये प्रीपोजिशन है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यहाँ पे स्थिति बताइए म्यूजिक की शौकीन है। अ लिटिल फेयर गर्ल एट अंडर ए ट्री, यहाँ पे लड़की की स्थिति बताइए कि लड़की जो है पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट, यहाँ पे सेट अंडर ए ट्री, अंडर जो है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इसके बाद हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, योजक। ए कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो शब्दों को या वाक्य को जोड़ता है। ए कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस एंड इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स जॉइन। कंजक्शन जो होता है वो शब्दों को, वाक्यों को या इंडिकेट्स रिलेशनशिप को बताता है उन जुड़े हुए शब्दों में। जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर, तो एंड जो है कंजक्शन है, उन दोनों में संबंध को बता रहा है।
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कनेक्टेड ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो तरह के होते हैं कंजक्शन, एक कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होता है वो ग्रामेटिकली इक्वल चीज़ों को जोड़ता है, मतलब समान जो चीज़ें होती है उनको जोड़ता है। जैसे एंड है, बट है, और है, नॉर है, फॉर है, सो, यट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्ट क्लासेस दैट आर नॉट इक्वल। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो उन चीज़ों को जोड़ता है जो इक्वल नहीं है। बिकॉज, ऑल्दो, वाइल, सिंस, एक्सेट्रा, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। देर आर अदर टाइप्स ऑफ कंजक्शन एज वेल। इसके अलावा और भी कंजक्शन होते हैं। यहाँ पर हम कुछ कंजक्शन के उदाहरण देख सकते हैं, एंड, बट, और, वाइल, बिकॉज। उदाहरण के द्वारा समझिए कंजक्शन को। रमा एंड हरी आर कजन्स। यहाँ पे जो एंड का प्रयोग हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रमा और हरी की स्थिति को बता रहा है। रमा और हरी जो है कजन है। 2 and 2 make 4। यहाँ पे जो एंड है ये कंजक्शन है। ईरान फास्ट बट मिस द ट्रेन। यहाँ पे जो बट है ये कंजक्शन है। हालांकि ईरान ने बहुत जल्दी करी लेकिन फिर भी ट्रेन चूक गया। द young girl brought me very long letter from the teacher and then she quickly disappeared। यहाँ पे एंड जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा है। हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है लास्ट वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयबोधक चिन्ह। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन ऐसा होता है योजक चिन्ह जो सडन फीलिंग्स को बताता है, अचानक कोई फीलिंग्स उत्पन्न होती है उसको बताता है। इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अक्सर इसके बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट आता है। विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं इसके बाद, जैसे ओ, वाओ, उप्स, इस तरह से विस्मयबोधक चिन्ह आते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, हुर्रा वी हैव वॉन द गेम। हो, हमने गेम जीत लिया। अलास इज डेड, है वो मर गई। ये इस तरह से विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमिनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ आधुनिक जो ग्रामर्स है वो डिटरमाइनर्स को भी पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल करते हैं। Determiners are the words like a and the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc. ये इस तरह के होते हैं determiners, which determines or limits the meaning of the noun that follows, जो कि किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन किया। अगर आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफलता हासिल नहीं लगेगी, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या एलडीसी का एग्ज़ाम हो। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से आपको नई नई जानकारी देता रहूं। थैंक यू।